नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेसेरा पे। मैं फिर से लेकर आई हूँ पर्यावरण अध्ययन। इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। इसका पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ। ये क्लास चैप्टर 4 की जो ये क्लास 4 की ईवीएस है, जिसमें 1 से 3 चैप्टर तक हो चुकी थी और 4 to 6 चैप्टर तक इस वीडियो में एनसीईआरटी पे निचोड़ है। सारा चैप्टर जो होता है आपका सीटेट से एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो चलिए चलते टॉपिक पे पढ़ते हैं। इसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी विथ पीडीएफ, वीडियो विथ पीडीएफ, टारगेट बैच ऑफ सीटेट। यहाँ पे पढ़ने का आखिरी मौका। जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसमें मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर की वीडियो होती है और इवनिंग में क्या होता है, टारगेट बैच ऑफ सीटेट होता है 2020 के लिए। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते टॉपिक पे। ये क्या है, क्लास 4 है। इसका पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे आप लोग के लिए मैं लेकर आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सारी चीज का निचोड़ लेकर आती हूँ एनसीईआरटी का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले प्रीवियस जो हम लोगों ने किया था उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने पूछा था कि ट्रॉली रस्सी के माध्यम से जो हम लोग जाते हैं वो किस चीज का बना होता है, तो लोहा का बना होता है। और राजस्थान की रेत में जो तपती रहती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और बल्लम क्या है, तो केरल में जो नाव होता है, लकड़ी की छोटी छोटी बनी नाव होती है, उसे बल्लम कहा जाता है। और एक और बात बताइए, मैदानी इलाके में लोग या बच्चे कैसे जाते हैं, तो बैलगाड़ी पर बैठकर जाते हैं या हरे भरे खेतों से साइड से निकलते हुए पैदल चले जाते हैं। क्या है, एक और चीज कहा जाता है कि लड़कियों को स्कूल जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब जाना आसान हो गया, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी योजनाएं आई है, जैसे साइकिल योजना हो गया, पोशाक हो गया। तो ये सब बच्चों के लिए आया है। खासकर इन सब चीजों से लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है। एक और चीज है इसमें, क्या उत्तर के पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर घुस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई तो फिसलन हो सकता है। यहाँ बर्फ पर ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए बच्चे क्या करते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाते थे, पहाड़ियों के इलाके से होते हुए लड़के लड़कियां उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर भागते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। और उस वीडियो में था कुछ जानवर से रिलेटेड टॉपिक, जो कुछ जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते और कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं। जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं उनके सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो उनके कान होते हैं। ठीक है, ये पंख से ढके होते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से क्या होता है, पक्षी सूंघते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, बहुत साल पहले क्या होता, धरती पर एक डायनासोर था, लेकिन अब वो क्या हो गया, विलुप्त हो चुका है। और कुछ पॉइंट था उसमें, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, कमल। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो आम। अब चलते आज का देखते ही, उसके आगे का ये पार्ट 2 है। मैं एनसीईआरटी की निचोड़ लेकर आती हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट को डाला गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहां से इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड नोट्स है। क्लास 4 बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत बड़ा बुक है और उसमें बहुत सारे चैप्टर है। मैं हर एक चैप्टर से जो मेन पॉइंट है मैं उसे लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हम एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछा जाता है कि एक हाथी का एक दिन का भोजन कितना होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछ देता है कि एक हाथी का एक दिन का भोजन इतना है, तो 4 हाथी का क्या होगा, तो भी आप निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो आप यहां से ले सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया ये टॉपिक क्या है, एक दिन में एक हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, तो ये था बीवीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ऐसे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी। इतना बड़ा शरीर होकर के, भारी भरकम होने के बाद भी वो कितने घंटे सोते हैं, तो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है क्योंकि उसकी स्किन जो होती है मोटी होती है और कलर ब्लैक होता है। सनलाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है यानी सूर्य की रोशनी को, तो उससे गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए हाथी क्या है, पानी और कीचड़ से खेलना ज्यादा पसंद पड़ता है उसको। ज्यादातर देखेंगे हाथी लोग कीचड़ में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जो पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। बिल्कुल, जब उसे गर्मी लगती है तो देखिए वो अपने कान को अक्सर हिलाते रहता है। अब देखते हैं आगे क्या है मेन पॉइंट। हाथी के 3 महीने का बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। हाथी के 3 महीने का बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का होता है। अगर यहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर पूछ देता है ईवीएस में तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर दे दिया कि हाथी के 2 बच्चे का वजन कितना किलोग्राम होगा तो आप यहाँ से 2 गुने 200 कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। हाथी के बच्चे अपने झुंड के साथ रहता है। बिल्कुल, हाथी का जो बच्चा होता है अपने झुंड के साथ रहता है। एक पीरियड तक क्या करता है, वो अपने झुंड के साथ रहता है और उसके बाद फिर वो झुंड से अलग हो जाता है। झुंड में केवल हाथनी और बच्चे ही रहते हैं, मतलब उसमें जो होता है महिला हाथिनी जो होती है वही रहती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है जो पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल, पूरे झुंड का जो नेतृत्व करती है कौन करते हैं? जो बुजुर्ग हाथिनी होती है वही करती है झुंड की। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। क्या एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियां और बच्चे होते हैं? बिल्कुल, उसमें पुरुष मेल जो हाथी होता है वो नहीं होता है। क्या होता है इसमें? झुंड में केवल हाथिनी और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 हाथी रहते हैं। और वो कितने साल का झुंड होता है? तो हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर अलग रहने लगते हैं। तो ये था हाथी से रिलेटेड। ये VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीवियस एग्जाम में कितने बार सीटेट के प्रीवियस सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये था हाथी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो यहाँ से आप इसे नोट कर लेना या फिर आपको PDF मिले तो वहां से उसे नोट कर लेना। अब चलते हैं अमृता के बारे में। मैंने इसमें 2 टॉपिक को रखा है, अमृता और अनीता के बारे में और हाथी के बारे में। क्लास 4 का ये चैप्टर 5 या 6 का है, दोनों का मिला हुआ है। उसके बाद 7, 8 मैं सोच रही हूँ 2 वीडियो में क्लास 4 की सारी NCERT की जो EVS है कंप्लीट करा दूं, क्योंकि 5 भी बहुत बड़ा बुक है। अब देखते हैं अमृता के बारे में क्या है। ये भी VVI पॉइंट है, इसलिए आप लोग इसे देखते हुए नोट कर जरूर कर लेना क्या है ये। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खिजरेली गांव में रहने वाली थी। अमृता कहाँ की रहने वाली थी? तो राजस्थान के जोधपुर गांव के। राजस्थान में जो जोधपुर गांव है वहां के, राजस्थान में जो जोधपुर जिला है उसके पास जो खिजरेली गांव है वहां पर। खिजरेली गांव कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, ऐसे याद करना, खिजरेली गांव कहाँ है? तो राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जोधपुर है। ठीक है, और खिजरेली गांव कहाँ है? तो जोधपुर में की रहने वाली थी। उसके गांव में खिजरी के बहुत से पेड़ थे। बिल्कुल, गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि पेड़ है तो हम है। बिल्कुल, अगर वातावरण हरा भरा हो तो हमें कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पेड़ से हरा भरा स्वच्छ वातावरण मिलता है और हम स्वच्छ रह पाते हैं। वही कहते हैं, गांव के सभी लोग पेड़ और पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि पेड़ है तो हम है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते पर हम उनके बिना नहीं। बिल्कुल, क्या है? पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल चीज है, वो उन्हें प्रकृति ने जन्म दिया है, वो प्रकृति के द्वारा पालन पोषण भी उनका हो जाता है, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। 300 साल पहले क्या है? 300 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। 300 साल पहले यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते थे और जानवरों की वो रक्षा करते थे। तो 300 साल पहले जो खिजरी पौधे की रक्षा करते थे वो कौन सी जनजाति थे? तो ये क्या है? बिश्नोई। बिश्नोई क्या एक जनजाति है जो वहां पे लोग रहते थे और पेड़ पौधे और जानवरों की रक्षा करते थे। यहाँ रेगिस्तान होने पर भी इसका इलाका हरा भरा है। राजस्थान का इलाका कैसा है? पूरा रेत से भरा हुआ है। तो कह रहा है यहाँ रेगिस्तान होने पर भी यहाँ का इलाका क्या है? हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते, क्योंकि जो वहां पे लोग रहते हैं वो जानवर और पेड़ पौधों की रक्षा करते, इसलिए जानवर को कोई भय नहीं होता। खिजरी के पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। रेत होने के बाद भी खूब पाया जाता है, क्योंकि इसकी उपज में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि खिजरी के पेड़ को उगाने में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अब देखते हैं क्या, इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है। खिजरी के पेड़ का जो छाल होता है उसका क्या होता है? उससे दवा निर्माण होता है और इसके लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता है। तो देखिए इसका किस तरह से काम होता है। खिजरी के पेड़ की फलियों को सब्जी बनाई जाती है। मतलब इस पेड़ की जो है, यहाँ पे देखिए ये पेड़ है, ये पत्ते हो गए, ये फल हो गए,
और ये क्या है, इसके छाल हो गए। तो इसके छाल से आप मेडिसिन बना लिया, इसके पत्ते को जानवरों ने खा लिया, इसके लकड़ी का उपयोग है क्योंकि कीड़ा नहीं लगता, और फलों की सब्जियां बनाएगी। मतलब हर एक चीज इसका उपयोगी है। ऐसे भी प्राकृतिक में जितने चीज पाए जाते हैं वो बहुत ही औषधि के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इससे छाया भी प्राप्त होती है। देखिए एक पेड़ कितने सारे मदद करता है। अब चलते हैं अनीता की ओर। अनीता कहाँ की रहने वाली है? तो अनीता मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती थी, जो बिहार में है। बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी क्या करता है ना, हमेशा ऐसे चीजों को फॉलो करता है कि जो कि हर एक जगह से वो जुड़ा हो। उसमें क्या होता है कि हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं और हर तरह के मतलब अपने सोसाइटी, अपने देश के बारे में। एक छोटा सा राज्य बिहार, यहाँ ऊपर राजस्थान, उसके बाद क्या बिहार का एक जिला मुजफ्फरपुर, उसको यहाँ पे लाया गया। मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा जो गांव है बोचहा, उसे भी यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। तो एनसीईआरटी बुक करती है क्या, हम अपने देश में जो हो रहे हैं, जो हमारा राज्य है, जो हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, उसे क्या करता है, रूबरू कराता है हर एक चीज को। तो अनीता मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती थी, जो बिहार में है। अनीता मधुमक्खी पालने का काम करती थी। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा अर्थात गर्ल्स स्टार के नाम से जानी जाती है। गर्ल्स स्टार के नाम से इसे भी कहा जाता है, क्या है इनका नाम, तो अमृता को भी कहा जाता है और अनीता को भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है अनीता और अमृता एक साथ हो और इनमें से गर्ल्स किसे कहा जाता है, तो आप वहां से इसे आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां है। बिल्कुल कहता है कि उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी क्यों कहा गया, क्योंकि अनीता बहुत गरीब परिवार से थी, उसके माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, फिर भी वो स्कूल गई, चोरी छुपे पढ़ाई की अपने भाइयों की बुक से। और उसके जब स्कूल गई तो फिर वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद अपने पढ़ाई को जारी रखा और अपने पैर पे वो खड़ा हो गई। मतलब कहते हैं ना एक स्वावलंबी बनना, वो चीज वो बनी है। इसलिए उसके बारे में कहा जाता है कि साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा और देखते हैं। अनीता के माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन अनीता अपनी पढ़ाई को फिर भी जारी रखी और गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। एक टाइम आया जब उसके पेरेंट्स उसके फी वगैरह को बेयर नहीं कर पाए, मतलब उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी या उनका सोच निम्न स्तर का हो, जो भी हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बच्ची कैसे आगे बढ़ी किसी सिचुएशन में, उससे हम लोग देखेंगे। तो क्या किए, फिर भी अपने पढ़ाई को जारी रखी और आगे पढ़ाई करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को वो पढ़ाना उसके काम शुरू कर दी। अब देखते आगे क्या है इसके बारे में। अनीता जब बड़ी हुई तो उसने मधुमक्खी पालने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिल्कुल जब वो बड़ी हुई तो देखी कि अगर ट्यूशन से उन्हें थोड़ी परेशानियां भी होने लगी ट्यूशन पढ़ाने के कारण, तो वो क्या कि मधुमक्खी पालने का प्रशिक्षण प्राप्त की। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए इस गांव के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन से कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए गाँव के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाते हैं। तो मधुमक्खी पालने के लिए लीची का फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार क्या है, बिहार में लीची उत्पादन होता है और मुजफ्फरपुर इसके लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है। तो यहाँ पे देखिए लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और ये कहाँ का घटना हो रही है, तो ये बोचहा की हो रही है। बोचहा किस जिला में है, तो मुजफ्फरपुर जिला में। तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस हुआ ना। देखिए कैसे घुमा हुआ पॉइंट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और शहद बनाने में लीची का फूल बहुत काम आता है। अब चलते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर, ये VVI पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, ठीक है। अतः मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार लगातार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम भी पूछा गया, फिर दिसंबर वाले पेपर में भी इस क्वेश्चन को डाला गया था। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में ही खिलते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मधुमक्खी पालन का समय जो हमारा अक्टूबर से दिसंबर है और लीची का फूल फरवरी में आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जब मधुमक्खियां अंडे देती है तब मधुमक्खी लीची में क्या होता है, थोड़ा सा मंजर पकड़ता है और फरवरी के टाइम में फूल आ जाता है। तो दिसंबर से जनवरी और फरवरी के टाइम में बहुत ज्यादा मक्खी वहां पे पालन शुरू हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन है। एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिल जाता है। कितना शहद मिलता है, तो 12 किलो शहद मिलता है। अब चलते हैं मधुमक्खी पालन में आने वाली परेशानियों को देखते हैं। मधुमक्खी के काटने से चेहरा सूज जाता है। मधुमक्खी को पालने के लिए चीनी का घोल भी तैयार किया जाता है। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी पालने में, लीची के फूल, और इसका महीना कौन सा होना चाहिए अंडे देने का, तो अक्टूबर से दिसंबर। लेकिन लीची के फूल कब आते हैं, फरवरी में ही खिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ही वर्ड यूज किया गया, लेकिन फरवरी में ही होगा इसलिए। और मधुमक्खी पालने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो चीनी के घोल का प्रयोग किया जाता है।
तो ये थी हमारे किसकी कहानी, मतलब गर्ल्स स्टार की कहानी थी, यानी अनीता की। अब चलते थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है यहाँ से देखते हैं मक्खी के बारे में थोड़ा सा, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। बीबीआई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। हर क्षेत्र में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, सॉरी हर छत्ते होगा, यहाँ पे ये क्षेत्र नहीं होगा, छत्ते होगा। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम यही करती है, बिल्कुल रानी मक्खी अंडे देने का भी काम करती है और अन्य भी जो कार्य होते हैं वो रानी मक्खी के द्वारा ही किए जाते हैं। हर छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कुछ खास काम नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दे दिया जाए क्वेश्चन की रानी मक्खी जब अंडे देने का काम करती है तो और कार्य कौन करते हैं, तो रानी मक्खी ही करती है, ठीक है, इस तरीके से आप उसे आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करके सभी मधुमक्खियों को बुला लेती है। हर एक जानवर का अपना एक भाषा होता है, हर एक जानवर का एक लैंग्वेज होता है। कभी अपनी कॉलोनी में गौर करना, एक कुत्ता अगर भौंकता है तो बहुत सारे कुत्ते उसके साथ भौंकना शुरू कर देते हैं। एक चिड़िया की आवाज आएगी तो बहुत सारी चिड़िया उसके साथ आवाज देने लगती है। वही चीज होता है मधुमक्खियों के साथ, मतलब वो अगर किसी टाइप का उसे रस मिल जाए या किसी तरह का खाने का सामान मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करके सभी मक्खियों को बुला लेती है। मधुमक्खियां की तरह चींटियां भी मिलकर रहती है और सभी चींटियों का काम क्या होता है, अलग अलग बटा होता है, जिसमें रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। क्या है, दीमक और ततैया भी मधुमक्खी की तरह समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी जो है वो मधुमक्खी की जैसे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास 4 का पार्ट 2 वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग इसे देखते हुए नोट करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि 2 और वीडियो में इस पे सारे कंप्लीट करा दूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर एक चीज का करेक्शन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे खींच कर लाना होता है, जो आपको लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखेंगे, देखते हुए इसे नोट कर लेंगे। ये VVI वीडियो है, तो आप मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। स्पेशल सीटेड 2020 के लिए डेली स्टडी प्लान आप हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप हमारे वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीटेट मिशन 2020 करंट अफेयर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, ETC। क्या है, मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर होता है और इवनिंग में सीटेट से रिलेटेड वीडियो होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।